नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों के साथ और शुरुआत इस बुलेटिन की दिल्ली की खबर से करेंगे, जहां पर संसद में क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानून लाने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार को कानून लाने से नहीं रोक सकते। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानून लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जो है वो दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि ये किस तरह की अर्जी है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का कानून बनाने की तैयारी संवैधानिक मामला है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो सीधे तौर पर जो अर्जी दाखिल की गई थी उसको लेकर ये फटकार लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां संसद में क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानून लाने के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को कानून लाने से नहीं रोक सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानून लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर फटकार लगाई है और कहा है कि ये किस तरह की अर्जी है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का कानून बनाने की तैयारी संवैधानिक मामला है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और अगली खबर राजस्थान से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा है। अमित शाह के जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में भी अमित शाह शामिल होंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बड़ी तैयारी इस वक्त कर रही है और सीधे तौर पर इस बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं इस वक्त अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राजस्थान दौरे पर है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब इस वक्त अमित शाह पूरी तैयारी इस वक्त कहीं ना कहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी राजस्थान के अंदर कर रही है। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का प्रियंका गांधी ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये भारत जोड़ो यात्रा ये निकाली जा रही है और पूरे देश में ये यात्रा भ्रमण करेगी और इस यात्रा में अब प्रियंका गांधी ने भी फैसला लिया है कि 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से और इस यात्रा में केरल में जब यात्रा होगी तो 22 सितंबर के लगभग प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में जुड़ेंगी, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से इस वक्त निकाली जा रही है। 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का प्रियंका गांधी ने अब फैसला लिया है कि वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। और हमारे साथ में फोन लाइन पर एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रिजेश जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा ये निकाली जा रही है और अब इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो है 150 दिनों की ये पूरी यात्रा है, 3570 किलोमीटर चलेगी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूरी यात्रा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं।
इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस कमर कस चुकी है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी अपील की थी कि जो है सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत की उस अखंड भारत की आत्मा और उस यात्रा से जुड़ी हुई है जो भारत ने पिछले 75 सालों से जिस यात्रा को तय किया है। अब चूंकि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, खास करके जिस तरीके से राज्यों में जो है कांग्रेस जब प्रवेश करेगी धीमे धीमे करके, तो वैसे उसको समर्थन और ज्यादा मिले और ज्यादा जो है कांग्रेस के साथ। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होंगी। केरल से वो इस यात्रा में शामिल होंगी, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में चलेंगी और कई दिनों तक वो राहुल गांधी के साथ जो है इस पूरी यात्रा का हिस्सा होंगी जो है। तो कांग्रेस की जो रणनीतिक टीम है उन्होंने ये तय किया है कि प्रियंका गांधी की उपस्थिति के साथ जो है ये यात्रा और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, इसीलिए प्रियंका को भी अब सीधे तौर पर इस यात्रा में शामिल किया गया है। पहले माना जा रहा था कि केवल राहुल गांधी इस यात्रा को हेड करेंगे, लेकिन अब प्रियंका भी राहुल के साथ रह करके इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। और उस बीच में जब कांग्रेस नया अध्यक्ष तलाश रही है, उस बीच में जब कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, उस बीच में कहीं ना कहीं गांधी परिवार अब कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रियंका गांधी भी अब इस यात्रा की अगुवाई करती नजर आएंगी। जी, अब ब्रजेश जी, जिस तरीके से देखा जाता है कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश तो की जा रही है भारत जोड़ो के जरिए, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है कि भारत जोड़ो छोड़िए, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक एक करके कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। यही कृति का सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, कांग्रेस की अपनी स्वीकार्यता की कोई बात नहीं, कांग्रेस हमेशा स्वीकार रही है इस देश में, लेकिन आज हाशिए पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर असंतोष है, G23 पनप रहा है। अभी देखिए, एक दिन पहले ही जो है अभी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक पत्र लिखा है, जो है पत्र लिख करके कहा है कि अध्यक्ष के लिए जो नामांकन हो रहे हैं, अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल खड़े किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर ही एक खड़ा ऐसा है जो गांधी परिवार की खिलाफत में खड़ा है, जिसे G23 कहा गया। कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया, इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के अंदर अस्थिरता है। कांग्रेस को जरूरत है कि रिकंसोलिडेट करने को अपनी पार्टी को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करने की, खड़ा करने की जो है वो एक बड़ी चुनौती। यही वजह है कि बीजेपी को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इस यात्रा के जरिए जो है कांग्रेस अपने आप को रिकंसोलिडेट करने में कामयाब हो जाए जी। यही वजह है कि अब कांग्रेस पर हमले हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस महागठबंधन के साथ स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि नीतीश कुमार की स्वीकारता कांग्रेस स्वीकार ले, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अंदर खाने नकार दिया और कहा कि देखिए, अगर विपक्ष की लीडरशिप कोई करेगा तो कांग्रेस करेगी, लेकिन कांग्रेस कैसे करेगी अगर कांग्रेस खुद अपने आप में ताकत नहीं बन पाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए न सिर्फ कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अपनी स्वीकारता बनाने की कोशिश कर रही है। और यही दूसरी पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए छटपटाहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने आप को दोबारा खड़ा करने में कामयाब हो जाए। इसलिए अब सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमले हो रहे हैं। तो कांग्रेस के पास दोहरी चुनौती है, एक तो इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, लोगों के एक तरह से जो है सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में बनाना, एक बार फिर अपने आप को रिवाइव करना, दूसरी बात पार्टी को रिकंसोलिडेट करना। ये दोनों चुनौती है। अब देखना यह है कि भारत जोड़ो के जरिए कांग्रेस कांग्रेसियों को कितना जोड़ पाती है और देश को कितना। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। और इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर मंगोलपुरी में चाकूबाजी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले से इलाके में हड़कंप मच गया है। हमलावर और पीड़ित दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां पर इलाके में इस वक्त हड़कंप मच गया है। चाकूबाजी के चक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमलावर और पीड़ित दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी की एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वो पड़ोस में रहते हैं और ये उन्हें अपनी औलाद की तरह ही मानते थे। कई बार उन्होंने झगड़ा किया तो हम खुद थाने से उन्हें
बचा बचा के लाके साहब आइंदा नहीं करेगा। SHO साहब से भी रिक्वेस्ट करके छुड़वा दिया करते थे, लेकिन आज उन्होंने हाकिम जी के लड़के के जो है मिलकर 8-10 लड़कों ने और पकड़कर जो है चाकुओं से गोद दिया। मारने वाला एक सैफ है जी, बताओ नाम बताओ पूरे। और कितने लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में? हमारे कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे और हैं। कौन कौन है भाई? एक मोंटी एडमिट है और एक फरदीन एडमिट है। इनके बड़े भाई के बच्चे हैं, हाकिम जी के छोटे भाई के। हाकिम जी के छोटे है, 2 बता रहे हैं। SHO साहब भी बता के गए कि 2 लोग अरेस्ट। धोखे पुलिस मार रहा था। मैंने बोला बेटे घर पे आ जाओ, अब तो घर पे आ जाओ। तो बोला पापा मैं पुलिस मार के आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई बात हुई, मेरा बेटा यहाँ से उठ के चला गया वहाँ। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम अरमान है। वो वहाँ चला गया। उसके बाप ने, जो जिन लड़कों ने चाकू मारा, उसके बाप ने पीछे से पकड़ लिया मेरे बेटे को। उन लड़कों ने चाकू मारा। कितने चाकू लगे बच्चे के? 3 से 4 चाकू लगे। हार्ट पे लगाए। और कौन है जो आपके एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर भी? दो हैं। क्या नाम है दोनों? एक का मोंटी नाम है, एक का नाम फरदीन है, मेरे छोटे भाई के बच्चे। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से आरा का दौरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सामने टीईटी और CTET अभ्यर्थियों का हंगामा भी देखने को मिला। सर्किट हाउस में शिक्षक अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात ही नहीं की है। नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करके नारेबाजी वहां पर की। बेरोजगारों से भागने लगे तेजस्वी, ऐसा कहना है प्रदर्शनकारियों का। आरा में तेजस्वी यादव ने कई योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही खामियां मिलने पर अफसरों को नसीहत भी दी है। जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। बेहतर कार्य करने और कराने पर जोर दें। तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पर आरा का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करें और करने के लिए भी कहें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से आरा का दौरा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के सामने टीईटी और CTET अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि तेजस्वी यादव उनसे बिना मुलाकात करे ही वहां से चले गए। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अपने गृह जिला मुंगेर पहुंचे, जहां महागठबंधन की सरकार बनने और नेता प्रतिपक्ष पर विराजमान होने के बाद मुंगेर पहुंचकर बीजेपी के नए निर्माणाधीन कार्यालय भवन का पूजन किया और इसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच में मिठाई भी बांटी गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिहार के सभी जिलों में बीजेपी का अपना कार्यालय बन रहा है। मुंगेर में बीजेपी जिला मुख्यालय का आज आधारशिला रखी गई। महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या कर लूट तंत्र की शुरुआत हो गई है। कि जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो सरकार चला रहे थे तो सरकार में बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, प्रशासन फ्री हैंड के काम कर रहा था। लेकिन जब से लालू प्रसाद जी का एंट्री हुआ, उनके पूरे राजशाही परिवार का हस्तक्षेप हुआ, आप देखिए पूरे गुंडे राज की स्थापना हो गई। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि बिहार की जनता 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 में 39 सीट पिछले बार नरेंद्र मोदी को दिया था, इस बार भी 40 में 39 सीट देने का काम करेंगे। वहीं छातापुर बाजार स्थित आरजेडी कार्यालय में पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, जहां प्रखंड अध्यक्षों के चयन को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी सह युवा आरजेडी के जिलाध्यक्ष भूप नारायण यादव ने की, जबकि भुवन निजपुरिया बैठक का संचालन कर रहे थे। बैठक में सर्वसम्मति से निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद हसन अंसारी को एक बार फिर से प्रखंड की बागडोर सौंपी गई। हसन अंसारी लगातार 6ठी बार प्रखंड अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। चुनाव प्रभारी भूप नारायण यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रखंड के 2300 पंचायत से तो चुन करके आए हुए हमारे पंचायत अध्यक्ष और पंचायत के जो डेलीगेट हैं, उन तमाम लोग और जो दल के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबों की उपस्थिति में प्रखंड स्तरीय चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से, सबों के सहमति से जो हम लोगों के निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष हसन साहब थे,
उन्हीं पर सबों ने सहमति जताते हुए, भरोसा जताते हुए और उन्हें निर्विरोध चुनने का काम किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, युवा राजद परिवार जो है सो एकत्रित होकर के हम लोग छातापुर प्रखंड विधानसभा सहित 30 सुपौल जिला में संगठन को मजबूत करने का काम। बिहार शरीफ प्रखंड की पचौड़ी पंचायत के ओकनावा गांव में मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने स्कूल की 4 दीवारी का उद्घाटन किया। इंटरमीडिएट मगध उच्च विद्यालय में मनरेगा से बाउंड्री का निर्माण कराया गया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार सूबे में शिक्षा का माहौल बना रही है। सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई की सुविधा व संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। उच्च विद्यालय वहीं नालंदा के दीपनगर स्थित सभागार में आरजेडी के बिहार शरीफ प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। आमोद यादव को लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। प्रखंड चुनाव प्रभारी कल्लू मुखिया ने कहा कि आरजेडी गरीबों की आवाज है, हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है। आज मैं पहले बिहार प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्ष और सभी जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर लगातार दूसरी बार विश्वास किया और निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं बिहार शरीफ प्रखंड के सभी को जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज हमारे बिहार शरीफ प्रखंड में जितने भी सोर्सेज वंचित हैं सभी को मैं उचित न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ूंगा और लड़ते आ रहा हूं। उसके लिए हमें कई बार मुकदमा भी हुआ, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। जो भी गरीब गुरबा है उसके लिए मैं हमेशा रात दिन सेवा में सदैव तत्पर रहूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष से सत्ता में है और सत्ता का काम बहुत कांटे भरा ताज है। प्रखंड अध्यक्ष आमोद जी से यही हम कहे हैं कि जो भी गरीब गुरुओं को गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो काम जिसका है, डीएम साहब लायक, बीडीओ साहब लायक, सिविल ईडीओ साहब लायक, उस काम पर आप ध्यान दीजिए और विपक्ष का प्रभाव मत। वहीं मोगा के थाना सदर पुलिस और सीआईए स्टाफ ने 3 सितंबर को मोगा के बुकरवाला गांव की सरपंच हरबंस कौर के घर पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक 9mm पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद की है। इस मामले में मोगा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि पकड़े गए दोनों आरोपी अनुष और सावन फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਹ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ पटियाला रोड तो कितों चुप के लेकर के आए थे। मनप्रीत के डायरेक्शन से ही लेके आए थे, अगे भी इन्होंने मनप्रीत का डायरेक्शन कितने होर रखा। वहीं धुरू संगरूर में दूषित पानी बीमारियों को बुलावा दे रहा है। संगरूर के अजीत नगर मोहल्ले के लोग 40 साल से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दूषित पानी पीने से हर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है। गंदगी की ढेर में तकरीबन 8000 लोगों के लिए पानी सप्लाई की जाती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब के पटियाला की, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए खुद एसएसपी ने रात 1:30 बजे तक पटियाला शहर के सभी नाकों पर जाकर चेकिंग की और पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। सुरक्षा की भावना से लोगों को निडर रहने के संदेश दिए। एसएसपी देर रात तक हर नाके पर पहुंचे और पुलिस मुलाजिमों के साथ अमन कानून की स्थिति के बारे में बातचीत की। पटियाला शहर में अब 25 जगह पर पूरी रात नाकाबंदी की जाएगी, जिनमें से शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग भी शामिल हैं। सत श्री अकाल जी।
वैसे तो सारे ऑल पंजाब ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਕੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ 25 ਨਾਕੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, 9-10 ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ चेकिंग वगैरह। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट में मायावती ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा यूपी में जनाधार खोती जा रही है, अपने कामों से समाजवादी पार्टी जनाधार खोती जा रही है, इनके परिवार, पार्टी और गठबंधन में भी झगड़े हैं। तो एक ट्वीट इस वक्त मायावती की तरफ से किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपना भरोसा, अपना जनाधार लगातार खोती जा रही है, अपने कामों से की वजह से जनाधार खोती जा रही है समाजवादी पार्टी। साथ ही सपा के परिवार, पार्टी और गठबंधन में भी झगड़े हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक के बाद एक 2 ट्वीट इस वक्त मायावती की तरफ से किए गए हैं और ये ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा देते हैं। इस ट्वीट में सीधे तौर पर मायावती ने लिखा है कि सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना खुद का मुखिया ही मुख्य कारण है और परिवार, पार्टी व गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों में की वजह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रात में अचानक जालौन पहुंच गए और मंत्री जी के औचक निरीक्षण से प्रशासन में भी काफी हड़कंप मच गया। मंत्री का जो काफिला है वो काफी देर रात 10:30 बजे जालौन के उरई स्थित मरोड़ा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के आवासीय स्थल को बारीकी से देखा और वहां अंधेरा पाए जाने और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की और सोलर लाइट सप्लायर वाटर कूलर कंपनी के मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद मंत्री जी का काफिला जिला अस्पताल के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अचानक मंत्री संजय निषाद उरई जिला महिला चिकित्सालय पहुंच गए और वहां पर भी रात 12 बजे के औचक निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। महिलाओं के वार्डों में साफ सफाई न होने पर, इसके अलावा अव्यवस्थाओं का अंबार होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। झांसी में कार्यक्रम था, उसके दौरान मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता ने अगर वोट दे के हमें पहुँचाया और जनता की सरकार जनता के द्वार है तो उसे दी हुई लखनऊ और दिल्ली से योजनाओं का लाभ उसे मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले कालपी में देखा, वहाँ पीएससी पर जाने के बाद वहाँ संतोषजनक परिणाम थे। कुछ कमियाँ थी जैसे सख्त हिदायत दी। मेरा भी मैंने बालिका वहाँ मैंने जो है कस्तूरबा विद्यालय के हॉस्टल में भी गया था और वहाँ बच्चों की संख्या थोड़ी कम पाई गई, मतलब जो जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से। और वहाँ पता चला कि कुछ खारा पानी है, पहले जो 2011 में डीपीआर बन गया था उसकी वजह से तो सख्त हिदायतें दी है, जो फिल्टर लगी हुई है और वहाँ लाइट की था। एनजीटी ने गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर 200 जुर्माना लगाया है। इंदापुर के शक्तिखंड 4 में डाले जा रहे कूड़े को न हटाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों संस्थाओं की एक और किरकिरी हो गई। साथ ही जुर्माने की रकम में नगर निगम को 150 करोड़ रुपए, जीडीए को 50 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर जिलाधिकारी को जमा करना है। साथ ही दोनों एजेंसियों को 6 महीने के अंदर शक्तिखंड 4 से कूड़ा निस्तारित करने के भी आदेश दिए गए हैं। कि पंचायत जीडीए के ऊपर और नगर निगम के ऊपर जुर्माना लगा है, उसके बाद से ये कार्रवाई चालू हुई है, तो शायद इससे लोगों को राहत मिलेगी। किस तरह की दिक्कत थी यहाँ? दिक्कत वही है कि जैसे अभी इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, हवा के जोर से जो है ना बदबू काफ़ी फैलती थी आसपास के एरिया में, तो लोगों ने काफ़ी शिकायतें करी थी।
तो शायद अब इसका निवारण हो जाए। पर लोग बहुत परेशान थे, इस डंपिंग ग्राउंड की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये लगभग काफ़ी लंबे समय से लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत जगह शिकायत करी गई, कोर्ट भी गए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। जेडीए की सुनवाई न करने से लोग काफ़ी नाराज थे। हम सब बार बार कोशिश करते रहे और आखिर में एनजीटी ने इस पर जुर्माना भी लगाया है, लगभग 200 करोड़ का। 150 करोड़ नगर निगम पे, 50 करोड़ जेडीए पे। गाड़ियाँ लग रही है, लेकिन ये है गाड़ी थोड़ी है, इसलिए कवर नहीं हो रहा है मामला। जो नगर निगम की कितनी गाड़ी लगी हुई है? नगर निगम की तो इन्होंने यहाँ 4 ही गाड़ी लगा रखी, 4 बार में 8 गाड़ी लगा रखी है टोटल। बस कितने दिन हो गए उठाते हुए? और उठ ही रहा है, लगभग जब से ठेके पे गया है 8 गाड़ियों में लगा रहे। पहले लग रही थी 15, 20, 50 गाड़ी लग रही। तो कितनी गाड़ी काफी है लगाने के लिए जो उठ जाए टाइम पर? गाड़ी और बढ़ेंगी तो जब भी दावा दबेगा इसका, नहीं तो ढेर का से कम होएगा। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।